नमस्कार। एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विचारक की जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, जिनके विचार मार्क्सवाद से भिन्न थे लेकिन मार्क्सवाद का अनुसरण भी करते थे। वह विचारक जो अपने राष्ट्र की आज़ादी के लिए हिंसक साधनों के प्रयोग को भी सही माना। उस विचारक ने पूर्ण रूप से सशस्त्र क्रांति का खुला समर्थन किया। वह विचारक 35 वर्ष की उम्र में ही इस जीवन काल को छोड़कर चला जाता है। हम बात करने वाले हैं फ्रांज फेनन की। फ्रांज फेनन फ्रांज फेनन का जो जीवन काल रहा है 1925 से लेकर 1961 में रहा है। अगर हम फ्रांज फेनन की बात करें तो फ्रांज फेनन का बचपन का नाम इब्राहिम फ्रांज फेनन था। इब्राहिम फ्रांज फेनन इनका बचपन का नाम था और इनका जो जन्म है वह मार्टिनिक द्वीप फ्रांस फ्रांस में हुआ था 1925 के में, और इनकी मृत्यु 1961 में हुई थी। मेटीलैंड यूएसए में है। यूएसए में है ये। फ्रांज फेनन जो हैं ये आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बड़ी यंग उम्र में ही 35 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। और इनका जो विचार थे वो पूर्ण रूप से उपनिवेशवाद का विरोध करते थे, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का समर्थन करते थे और हिंसक क्रांति को समर्थित करते थे। वह उस प्रकार की क्रांति की बात करते थे जो मार्क्स से पूर्ण रूप से भिन्न थी। मार्क्स की जो क्रांति थी वह क्रांति सरवारा की क्रांति थी, जिसके अंतर्गत वह औद्योगिक मजदूरों को महत्वपूर्ण स्थान देता था। लेकिन फ्रांज फेनन अपनी क्रांति में किसानों को महत्वपूर्ण स्थान देता है। फ्रांज फेनन का मानना है क्योंकि मजदूर विलासिता में उतर जाएंगे, मजदूरों का जीवन उस पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जबकि किसानों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस वर्ड को यूज किया, लुच्छा सरवारा, यानी कि लंपेन प्रोलिटेरिएट। तो हम देखते हैं कि कैसे वो डिफरेंट रहा। फ्रांज फेनन से यूजीसी नेट के अंतर्गत महत्वपूर्ण सवाल आते हैं और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 20वीं शताब्दी का विचारक है। याद रखना, 20वीं शताब्दी के विचारकों के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ये होती हैं कि वह यूजीसी नेट या किसी भी स्टेट पीसीएस या स्टेट के अंतर्गत होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के एग्जाम में महत्वपूर्ण रूप से उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो हमने फ्रांज फेनन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। देखिए, एक बात याद रखना कि फ्रांज फेनन आधुनिक अफ्रीकी क्रांतिकारी था। आधुनिक अफ्रीकी क्रांतिकारी था। वह समाज दार्शनिक और मनोरोग का वैज्ञानिक था। मनोरोग यानी मेंटली जो रोग होता है उनका वैज्ञानिक था। उन्होंने 1955 से 1965 के बीच में, यानी कि 1955 से लेकर 1965 के बीच में अल्जीरिया की जो क्रांति हुई थी उसका खुला समर्थन किया था और अल्जीरिया मुक्ति आंदोलन को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया। अगर हम उसके व्यक्तिगत जीवन में देखें तो उसका एकमात्र अंतिम लक्ष्य था, उस लक्ष्य के अंतर्गत जो वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता था वह था संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता। संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता। तो अगर आप इस चीज को देखोगे, फ्रांज फेनन को देखोगे, तो कहीं ना कहीं उनकी ही जीवन काल के अंतर्गत स्वतंत्रता शब्द है। और वो जिस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं वो स्वतंत्रता कोई छोटी मोटी स्वतंत्रता नहीं है।
वह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को उस उपनिवेशवादी गुलामी मानसिकता से बाहर निकालने की स्वतंत्रता है। तो फ्रांज फेनन के बारे के अंतर्गत सामान्य जानकारी यह है, उनका जन्म 1925 में हुआ था, उनकी मृत्यु 35 वर्ष की उम्र में 1961 में हुई। इब्राहिम फ्रांज फेनन उनके बचपन का नाम था। जन्म उनका जो हुआ था वह मार्टिनिक द्वीप है फ्रांस में, वहाँ हुआ था, और मृत्यु मेटिलैंड है यूएसए में, वहाँ हुआ था, वहाँ हुई थी। और अब हम इसके बारे में एक जो महत्वपूर्ण सवाल यूजीसी नेट में पूछा जाता है, याद रखना कि वर्क्स पूछा जाता है, और उसमें ये हम देखेंगे कि कैसे रचनाएं, उनके वर्क्स क्या क्या थे, उनकी रचनाएं क्या क्या थी, क्योंकि यहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा आता है और ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है। तो ये आप लिख लीजिएगा। उनके महत्वपूर्ण वर्क्स के अंदर हम देखेंगे तो ब्लैक स्किन वाइट मास्क, ब्लैक स्किन वाइट मास्क, पहला है ब्लैक स्किन वाइट मास्क, दूसरा है ए डाइंग कॉलोनियलिज्म, तीसरा है ए रेस्ट ऑफ अर्थ, द रेस्ट, फोर्थ है द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस, द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस। फाइव है टुवार्ड द अफ्रीकन रिवॉल्यूशन, और सिक्स है एलिनेशन एंड फ्रीडम। याद रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप पूर्ण रूप से याद रखिएगा। यहाँ से सवाल 100% आते हैं, और ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि सीधा किताबों का नाम पूछ लिया जाता है। तो ब्लैक स्किन वाइट मास्क, ए डाइंग कॉलोनियलिज्म, द रेस्ड ऑफ द अर्थ, द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस, टुवार्ड अफ्रीकन रिवॉल्यूशन, एलिनेशन एंड फ्रीडम। अगर हम लिखें तो इनकी किताबों के सन को भी आप लिख लीजिए, 1952, 1959, रेस्ड ऑफ अर्थ लिखी थी 1961 में, उसके बाद में द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस लिखी थी 1963 में, द टुवार्ड द अफ्रीकन रिवॉल्यूशन लिखी थी 1964 में, और एलिनेशन एंड फ्रीडम लिखी थी 1961 में। तो ये भी याद रख लीजिएगा, कई बार इसको भी ईयर के हिसाब से आपको दे देंगे कि फ्रांज फेनन की निम्नलिखित पुस्तकों को क्रम अनुसार बनाइए या लिखिए, तो आपको ये क्रम भी इसका याद रहना चाहिए कि वह क्या था, कैसे वह बात करते थे। तो रचनाएं उनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके वर्क्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, फ्रांज फेनन के वर्क से सवाल जरूर आता है। अब हम उसके विचारों को जान लेते हैं ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में, आपके दिमाग में बन जाएगी कि फ्रांज फेनन के विचार क्या थे और वह कैसे फ्रांज फेनन अपने वैचारिक मंथन से किस प्रकार की सामाजिक संरचना को रखते थे। तो अब यहाँ पर हम ये देखने के प्रयास करते हैं कि कैसे फ्रांज फेनन अपने वैचारिक जो मंथन है उसमें चीज़ों को रखते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं हेडिंग, देखिए उन्होंने जो सबसे पहले उपनिवेशवाद का स्वरूप बताया, उपनिवेशवाद का स्वरूप उन्होंने बताया, द नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म। देखिए अगर हम फेनन के विचारों को देखेंगे तो फेनन के विचार पूरे के पूरे अनुभव पर आधारित है, और वह अनुभव जो था वह उनके जो शोषणकारी प्रवृत्तियां वहां पर व्याप्त थी, उनके आधार पर उन्होंने अनुभव से अपने उपनिवेशवादी स्वरूप को बयां किया। और बोलते हैं कि उपनिवेशवाद जो है वह पूरा का पूरा उत्पीड़न का ढांचा है,
द स्ट्रक्चर जो है वो उत्पीड़न का ढांचा है। और इसके अंतर्गत जो व्हाइट मैन थ्योरी जो हम अभी देखेंगे, जो व्हाइट लोग हैं वह सांस्कृतिक श्रेष्ठता के नाम पर, सांस्कृतिक श्रेष्ठता के नाम पर शोषणकारी प्रवृत्तियों को इस प्रकार बढ़ावा देते हैं और पूर्ण रूप से उस स्ट्रक्चर को व्यवहारिकता के अंतर्गत आर्थिक आधार पर पूंजीपतियों का सहारा बन जाते हैं, पूंजीपतियों की सेवा करने में लग जाते हैं। तो उपनिवेशवाद के स्वरूप को वो क्रिटिसाइज करते हैं कि जो उपनिवेशवाद का स्ट्रक्चर है वो व्हाइट मैन की जो थ्योरी है, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, जिसके माध्यम से ये कहा जाता है कि सांस्कृतिक और श्रेष्ठता जो है, जातीय श्रेष्ठता जो है वो उनके अंदर लाई जाएगी। इसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सामान्य तौर पर वह लोग काम किसके लिए करते हैं? कैपिटलिस्ट क्लास के लिए काम करते हैं और कैपिटलिस्ट क्लास ही उसका फायदा भी उठाती है। इसलिए फ्रांज फेनन ने जो उनकी किताब है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क 1952, उस किताब के अंतर्गत उपनिवेशवाद के अंतर्गत श्वेत और अश्वेत जो व्हाइट और ब्लैक जो जातियां थी उनके स्वरूप को बताया है और बोले कि ये जो व्हाइट जातियां हैं ये इन ब्लैक जातियों का शोषण करती है और शोषण भी एक व्यवहारिक तरीके से करती है, जहां वह इस ब्लैक जातियों को ये रियलाइजेशन करवाती हैं कि ये व्हाइट जाति जो है, ये श्वेत जो लोग हैं, यही आपके उत्थान में, आपकी जातीय श्रेष्ठता में, आपके सांस्कृतिक अपराइजिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इस कारण से ये बोलते हैं कि हम आपको शिक्षा देंगे, आपको स्वास्थ्य देंगे, आपको कौशल देंगे। और इस तरीके से वह इनको हमेशा हीनता की दृष्टि में रखते हैं और इनको ये रियलाइजेशन करवाते हैं कि आप हीन हो, आप कमजोर हो। तो इस कारण से ही व्हाइट मैन बर्डन सिद्धांत दिया जाता है। वो बोलते हैं कि अश्वेत जातियों के जो गौरव जो है वो गौरव को जगाने की बात ये लोग करते हैं, लेकिन इस चीज को वो भूल जाते हैं कि उनका गौरव तो महान संस्कृति का हिस्सा रहा है, महान परंपरा का हिस्सा रहा है। फ्रांज फेनन व्हाइट मैन जो बर्डन थ्योरी है, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी को पूरी तरीके से अव्यवहारिक बताता है। अव्यवहारिक बताता है और बोलता है कि ये कुछ नहीं है, ये एक गड़ा गड़ाया सिद्धांत है जिसका पूरा का पूरा अधिकार, पूरा का पूरा फायदा पूंजीपति लोगों को देने के लिए किया गया है और पूंजीपति लोगों को ही संरक्षण इससे मिल रहा है। तो याद रखना कि उपनिवेशवाद के जो स्वरूप के अंतर्गत वह पूरी तरीके से व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। वह बोलते हैं कि जो कैपिटलिज्म है, ये उपनिवेशवाद का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से शोषण पर आधारित है और वह इस प्रकार से शोषण करते हैं आपको पता भी नहीं चलने देंगे, आपको ये रियलाइजेशन करवा देंगे कि आपके लिए वो उत्तम कार्य कर रहे हैं। तो उपनिवेशवाद के स्ट्रक्चर में आप ये चीजें ध्यान रखिएगा। पहला जो विचार उनका उपनिवेशवाद पर था। अब हम देखते हैं दूसरा विचार, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का विचार। उसके अंतर्गत वो क्या कहते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, इस पर उनका क्या विचार है। देखिए, हमने पहले ही देखा कि वह राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की बात करते हैं और उस मुक्ति आंदोलन के अंतर्गत वह हर तरीके से स्वाधीनता का समर्थन करते हैं और स्वाधीनता में भी क्या होना चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि थोड़ी सी स्वाधीनता, पूर्ण रूप से स्वाधीनता मिलना चाहिए। उनकी जो किताब है द रेज्ड ऑफ द अर्थ, इसके अंतर्गत वह राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की व्यवहारिकता को बताते हैं
इस किताब के अंदर। वो कहते हैं कि मुक्ति आंदोलन का स्रोत न तो शहरी मध्यम वर्ग है, न ही अफ्रीकी संस्कृति की ओर लौट चलने की प्रेरणा। अफ्रीकी एकता के लिए एक दलीय अधिनायक तंत्र उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत आकांक्षा प्रदान रहे। बोलते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, व्यवहारिकता आपके यहाँ बने रहने में नहीं है। व्यवहारिकता आप अफ्रीकी संस्कृति की तरफ लौट चलने की व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी के आधार पर तय नहीं कर सकते, और नहीं व्यवहारिकता आप शहरी मध्यम वर्ग की भावनाओं से तय कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि राष्ट्रीय मुक्ति के लिए क्रांति जरूरी है, और उस क्रांति के अंतर्गत वह किसानों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। बोलते हैं कि क्रांति से पहले और बाद इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो बोलते हैं कि देखो, कार्ल मार्क्स की क्रांति को अगर आप देखोगे तो कार्ल मार्क्स औद्योगिक मजदूरों की बात करता है, और औद्योगिक मजदूरों को भी क्रांति का वाहक मानता है। लेकिन यहां फ्रांज फेनन औद्योगिक मजदूरों को न मानकर किसानों को मान रहा है, और बोलते हैं कि देहाती किसानों में ही क्रांति को, समता को पहचानने की कैपेसिटी है, और वही किसान सभी को साथ लेकर मिलकर काम करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो उसके संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में बोले कि क्रांति करो, भले ही क्रांति हिंसक हो, और उस क्रांति में व्यवहारिक रूप किसान लेंगे, देहाती किसान। तो आप यहां फ्रांज फेनन के व्यवहारिक स्वरूप को समझ पा रहे हो। वो पूर्ण रूप से एशिया और लैटिन अमेरिका के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों में जो संचित प्रभाव था, उस प्रभाव के मानवीय विकास को सामने रखते हैं, और तीसरे विश्व के लिए मार्क्सवाद की जो प्रासंगिकता थी उसकी व्यवहारिकता पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देता है। देखिए, यहां पर आप समझने का प्रयास करिए कार्ल मार्क्स की थ्योरी को। मार्क्स क्या कहता है? क्रांति होगी। क्रांति कौन करेंगे? मजदूर करेंगे। किसके खिलाफ करेंगे? पूंजीपति वर्ग के, पूंजीवादी क्लास के या पूंजीपति वर्ग के खिलाफ करेंगे, पूंजीवाद के खिलाफ करेंगे। क्रांति के बाद क्या होगा? वर्गहीन समाज आएगा, जहां शासन किसका होगा? मजदूरों का होगा। लेकिन यहां फ्रांज फेनन क्या कह रहे हैं, इस बात को समझिए। फ्रांज फेनन कह रहे हैं कि मजदूर भी धीरे धीरे विलासिता के जीवन में चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या देखा है? पूंजीपतियों के आराम को देखा है, पूंजीपतियों की विलासिता को देखा है। तो वो बोलते हैं कि इस कारण से मार्क्स की क्रांति में मजदूरों को या औद्योगिक मजदूरों, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को महत्वपूर्ण स्थान मिलता है, लेकिन वे यहां पर जो विलेज फार्मर्स हैं उनको महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो इन दोनों के मध्य एक अंतर यहां पर हमें देखने को मिल पा रहा है। अगर हम लेनिन के स्वरूप को देखें तो लेनिन क्या कहता है कि पहले स्तर पर राष्ट्रवादी क्रांति होगी और फिर समाजवादी क्रांति होगी। लेकिन यहां पर थर्ड वर्ल्ड में या तीसरी विश्व के देशों में फेनन लुच्छा सरवारा की द्वारा क्रांति करने की बात करते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं लंपेन प्रोलेटेरिएट।
लुत्सा सर्वहारा की बात करते हैं और बोलते हैं कि जो लुत्सा सर्वहारा है वह कार्ल मार्क्स के भांति नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स मैंने लुत्सा सर्वहारा के अंतर्गत जेब कतरों को रखा है, भगोड़े सैनिकों को रखा है, कबाड़ियों को रखा है, भिखारियों को रखा है, जबकि फ्रांज फेनन अलग तरीके से बात कर रहे हैं। बोला जेब कतरों को, कबाड़ियों को नहीं रखना है, किसानों को रखना है। और बोलते हैं कि किसानों, शहरी गरीबों और लुत्सा सर्वहारा के मध्य गठबंधन होगा और उस गठबंधन के बाद ही क्रांति होगी। और ये जो क्रांति होगी ये परंपरागत मार्क्सवाद के खिलाफ भी होगी, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म जो है उसके खिलाफ भी होगी। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि तीसरे विश्व के लिए मार्क्सवाद को उन्होंने डिफरेंट तरीके से बना दिया और यहां पर लंपेन प्रोलिटेरिएट की बात कर रहे हैं, लुत्सा सर्वहारा की वो बात कर रहे हैं। फेनन के ऊपर जो थे वो अस्तित्ववादी विचारक थे पाल सार्त्र। उसका भी प्रभाव था। तो रेस्ट ऑफ द अर्थ जो फेनन की जो प्रसिद्ध रचना थी रेस्ट ऑफ द अर्थ, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी इसी ने लिखा था। तो कभी पूछ लिया जाए कि जो उसकी किताब थी उसका इंट्रोडक्शन पार्ट किसने लिखा, तो पाल सार्त्र ने लिखा है। और उसके माध्यम से उन्होंने पूरी की पूरी पूंजीपतियों की संरचना, स्ट्रक्चर को बताने का प्रयास किया है। देखिए, अगर हम उसकी क्रांति के बारे में बात करें या उसकी क्रांति के डिफरेंस को समझे, तो यहां पर एक चीज समझ लेना कि फेनन क्या कहते थे। फेनन कहते थे कि पश्चिमी जो बुर्जुआ उत्पादक भी हैं और परजीवी हैं, जबकि तीसरी दुनिया का बुर्जुआ केवल परजीवी है, उत्पादक नहीं है। और फेनन की जो पूरी की पूरी आवाज है वो तीसरी दुनिया की आवाज है, ये याद रखना। और उन्होंने मार्क्सवाद की एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यहां पर बात की है। तो फ्रांज फेनन के पूरे व्यवहारिक स्वरूप को आप इस प्रकार से समझ सकते हो। सामान्य भाषा में मैं फिर अगर इसको आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं, बताने का प्रयास करूं, तो फ्रांज फेनन अपने आप में एक विशिष्ट विचारक थे, आधुनिक अफ्रीकी क्रांतिकारी थे, मनोरोग के वैज्ञानिक थे, अल्जीरिया के मुक्ति आंदोलन की बात की और उसी मुक्ति आंदोलन के अंदर उपनिवेशवाद, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, हिंसक क्रांति, इन सब के समर्थन के माध्यम से अपने व्यवहारिक स्ट्रक्चर को हम सबके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो अब एक जो हमारा हमेशा से रहता है, एक क्वेश्चन हम यहां पर देखेंगे फ्रांज फेनन का। यहां पर इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या आप अगर सवाल आ जाए तो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मान लो सवाल है, फ्रांज फेनन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए, फ्रांज फेनन मार्क्स के विपरीत क्रांति को स्वीकारता है, क्रांति की बात करता है। फ्रांज फेनन क्रांति में किसानों या वर्ड करूं देहाती किसानों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। सी, फ्रांज फेनन तीसरे विश्व को अपने अध्ययन के केंद्र में रखता है। कौन सा सही है?
ए बी सी, ए व बी, बी व सी, सी व ए। अब बताओ, इसमें सवाल आ गया निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें आ जाएगा ए, बी और सी तीनों सही हैं, क्योंकि मार्क्स के विपरीत क्रांति की बात करता है। मार्क्स बात करते हैं, लेकिन इनकी क्रांति के अंतर्गत हम देखेंगे कि एक डिफरेंट वर्ग शामिल होता है जिसको लुच्छा सरबराह कहा जाता है, किसानों को महत्वपूर्ण स्थान देता है और तीसरे विश्व को अपने अध्ययन का केंद्र मानता है। तीनों ही सवाल सही हैं। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर रखते हैं, इसी को हम मिटाकर एक क्वेश्चन और यहाँ पर रखने का प्रयास करते हैं। एक सवाल ये और हम रखते हैं यहाँ पर, और हमारा सवाल ये है कि एक सवाल बुक्स से आ सकता है, याद रखना। और बुक्स में भी सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक्स मुझे लगती हैं जिस पर सवाल आना चाहिए हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। एक जो बुक मुझे लगती है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा लिखी गई किताब है? अब्राहम लिंकन, फ्रांज फैनन, रूसो और मिल। तो ये ऐसे सवाल भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए। फ्रांज फैनन के अंतर्गत दो चीज़ें याद रखना, पहला उसकी किताबें, उसका जन्म स्थान और उसकी उपनिवेशवाद राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन पर दी गई थ्योरी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में माओ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।